नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अलीगढ़ निधि में। 8 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाएगा। इस दिवस क्या-क्या चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, फिजियोथेरेपी से संबंधित विभिन्न रहस्यों और अनेक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज आए हैं द परसू एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक पर, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय जी से, जो कि डायरेक्टर हैं इस केंद्र की। आपसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे फिजियोथेरेपी के विषय में। मैम, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय, जी। डायरेक्टर ऑफ द परसू फिजियोथेरेपी क्लिनिक अलीगढ़ से। मैम, ये जो दिवस मनाया जा रहा है 8 सितंबर को, क्या है इसका उद्देश्य? 8 सितंबर को हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाते हैं और ये फिजियोथेरेपी जागरूकता के बारे में बताने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को पता चल सके कि क्या है, कैसे है और क्यों की जाती है। इस बार थीम क्या रखी गई है इसकी? इस बार की थीम हमारी लो बैकएक एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट है, जो कि फिजियोथेरेपी की इस 8 सितंबर को बनाने के लिए हमने ये थीम को रखा गया है। अच्छा मैम, वास्तव में फिजियोथेरेपी है क्या? क्या इसमें क्या-क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं? फिजियोथेरेपी एक फिजियोथेरेपी को हम हिंदी में भौतिक चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। भौतिक और चिकित्सा विज्ञान। भौतिक जी, चिकित्सा विज्ञान, जी, जो कि एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आता है। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें किसी भी डिसीज की, तो 3 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सेकंड ड्रग्स ट्रीटमेंट एंड थर्ड इज सर्जरी ट्रीटमेंट। जी, तो जो हम लोगों का काम होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का काम होता है, और ये एक अहम मेडिकल साइंस की एक अहम भूमिका जी, निभाता है। जी, और इसमें हम बिना चीरा-फाड़ दबा के पेशेंट को उसकी गतिशीलता को वापस लाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। और आजकल तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें फिजियोथेरेपी की रोल ना हो, चाहे वो जी। ऑर्थो हो, न्यूरो हो, पीडियाट्रिक्स हो, आपकी गायनी हो। हर क्षेत्र में फिजियोथेरेपी की बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है, और मुझे लगता है कोई भी डिपार्टमेंट बिना इसके रिहैबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा इसका रोल है फिजियोथेरेपी का। अच्छा मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस बार की जो थीम है वो लो बैक पेन है, तो ये जो आम तौर से भी हम देख पा रहे हैं कि लोगों को इन दिनों ये पीठ के दर्द की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके क्या कारण होते हैं? हाँ, अगर आप लो बैकएक के कारण की जानकारी चाहेंगे, तो देखिए, कारण लो बैकएक के 2 तरीके से हो जी, सकते हैं। एक डिसीज़ के द्वारा, एक टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी कॉज़ जानना चाहते हैं, तो टेम्परेरी कॉज़ में जैसे मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प है, प्रेगनेंसी है, ओवर आपने लोड ले रखा है बैक पर, ये एक टेम्परेरी कॉज़ है जो आपकी धीरे-धीरे अपने आप ही चले जाते हैं। एक होते हैं कि जो डिसीज़ के द्वारा है, जैसे कि अगर आपका वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से है, जी, या आपकी पोस्चरल है, डिस्क प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ऐसी कोई भी डिसीज़ जो आपकी स्पाइन से रिलेटेड है, उसकी वजह से पेन रेडिएट कर सकता है बैक पे। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि बैठने का जो पोस्चर है, ये भी कभी कारण बन सकता है क्या? बिल्कुल, बैठने का पोस्चर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं वही बता रही हूँ कि जी, फिज़ियोथेरेपी हमारी मैकेनिकल पेन पे काम करती जी, है। मैकेनिकल पेन जो आपके गलत पोस्चर से या किसी ऐसी वजह से हो जाए, जिसपे कि आप इस पे काम कर सकते हो, वो फिज़ियोथेरेपी करती है। पोस्चरल का करेक्शन बहुत ज़रूरी है, और पोस्चर एक वो चीज़ है, जिसमें आपकी बोन, जॉइंट, लिगामेंट पर कम से कम प्रेशर आए। जी, उसी की पोज़ीशन को हम ठीक से बैठना अगेंस्ट टू ग्रेविटी, जी। उसी को हम पोस्चर बोलते हैं, और तो वो क्या हम ये मान सकते हैं कि जब हम बैठने के लिए कुर्सियाँ भी जब परचेज़ करें तो ध्यान रखें इस बात का? जी, बिल्कुल, हमारी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जी, इसमें बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो कि है ना, मैं आपको बताऊँगी। बैठने का पोस्चर जो जी, होता है हमारा, कान है और जो आपके शोल्डर हैं, जी, वो स्ट्रेट एक ही अलाइनमेंट में होनी ओके। चाहिए। 90 डिग्रीज़ पर आपके एल्बो होने चाहिए, और रेस्ट पोज़ीशन पे होना चाहिए एल्बो। 90s पर आपके हिप होने चाहिए, ओके। 90s पर नी होनी चाहिए, और फुट भी नीचे फ्लोर को टच करते हुए होना चाहिए। ये बैठने का एक गुड पोस्चर कहलाता है। अच्छा, एक हम देखते थे पुराने समय के जो लोग थे, वो लकड़ी की चेयर का इस्तेमाल करते थे। क्या वो एक अच्छा पोस्चर था? बिल्कुल, आप लकड़ी की पोस्चर या डाइनिंग टेबल की चेयर को मैं भी बहुत अच्छी मानती हूँ, और उसमें क्या है, स्ट्रेट आपकी स्पाइन जी, रहती है। जी, लेकिन साथ में एक हल्का-सा पीछे कुशन का स्ट्रक्चर भी होना जी। चाहिए, जो उसको हार्ड ना लगे। हुँ। तो वो एक अच्छी पोज़ीशन है स्पाइन के लिए। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति इस समस्या का शिकार हो ही जाए, बचाव नहीं कर पाया, वो हो गया शिकार, तो इसके लिए इसका समाधान क्या है? अगर आप प्रिवेंशन की बात करेंगे, तो प्रिवेंशन में जैसे कि उसकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज़ होनी चाहिए बैक की। जी, आपको अवॉइड करना चाहिए हैवी लिफ्टिंग से। ओके। अगर आपको किसी वजह से नीचे से सामान उठाना भी पड़ रहा है, तो आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखकर, नी को बेंड कर कर जी, उस सामान को उठाना चाहिए। हुँ, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, उसपे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और आप खड़े हैं या बैठे हैं, तो स्ट्रेट पोज़ीशन पे,
जी। जितना हो सकता है आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी चाहिए। जो स्पाइन में एक जो जर्क मूवमेंट है जी। उनसे स्पेशली बचना चाहिए। ये इस तरीके के हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्लिनिक पर आए तो कौन सा ट्रीटमेंट आपके द्वारा उनको दिया जाता हाँ, है? अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम जो है लो बैकएक में क्या सभी में आपकी जेंटल स्ट्रेचिंग कराते जी। हैं, मैनिपुलेट कराते हैं, पोस्चरल करेक्शन पे काम करते हैं। इसके अलावा हम अगर मॉडलिटीज़ पे जाएँगे तो हमारी लेज़र थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती जी। है। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी है, आजकल माइक्रोवेव थेरेपी है जो हमारे लो बैकएक में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और साथ में एक्सरसाइज़ तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैम क्या इसमें दवाएँ भी आप प्रयोग करती हैं, खाने वाली दवाएँ? दवाएँ अगर आप बात करें फिज़ियो का तो रोल नहीं मैं मानती जी। क्योंकि दवाओं का काम ड्रग्स देना एक अलग है और जी। फिज़ियो का काम है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल और भौतिक चिकित्सा में वही बताना जी। चाहती हूँ हम अपने हाथ से उसको कितना गतिशील बना सकते हैं जिसमें हम रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं, उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। जी। अगर दवा की नीड अगर किसी वजह से एक्सरसाइज़ में उसको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा मोटो तो यही रहेगा कि पहले पेन कम करा जाए पेशेंट का। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी समस्या का शिकार हो जाता है तो वो यूट्यूब का सहारा लेना प्रारंभ कर देता है। क्या यूट्यूब से देखकर लोग समाधान कर सकते हैं? सर यूट्यूब पे तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है और जी। यूट्यूब के बारे में तो मैं कुछ भी बोलना जी, पसंद ही जी, नहीं जी। करूँगी क्योंकि यूट्यूब में तो इतना कुछ दिखा रहे हैं कि घर पर भी चल रहा है, सब जी कुछ चल हाँ। रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले डायग्नोज़ कराइए, जी। उसका कॉज़ जानिए और आपको क्या नीड लग रही है, किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए उसे, कंज़र्वेटिव चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सर्जिकल चाहिए या ड्रग्स का चाहिए, वो जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है और यूट्यूब पे तो बहुत सारे रीज़न है, बहुत कुछ भी दिखा दे रहे हैं। जी। अच्छा मैम, एक समस्या और लोगों की कॉमन है, कई बार लोग सोकर जगते हैं तो गर्दन में उनकी में अकड़न, ऐंठन या दर्द की समस्या होती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है? गर्दन क्या मैं तो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी बात करूँगी कि इस तरह की जो है एक पोज़ीशन आ सकती है कि जी। आप सुबह उठते हैं और आपकी गर्दन अकड़ गई या पैर अकड़ गए। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ एकदम से स्ट्रेचिंग ना कराएँ। जी। पहले जो काम कराया जाता है वो डायनामिक स्ट्रेचिंग कराई जाती है, उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराई जाती हुँ। है। डायनामिक स्ट्रेचिंग में आता है आप धीरे-धीरे अपनी बॉडी को वार्म अप करिए, जी। चाहे वॉक कर कर, 1-2 कदम चल कर या हल्के गुनगुने पानी से सिकाई कर कर उसके बाद आप जाएँ और दिखाएँ कि किस वजह से वो ऐसा रीज़न हुआ, किस वजह से आपकी मसल स्पाज़ में गई, जी। देन फिर आप स्ट्रेचिंग कराएँ। अच्छा, मैम एक सवाल और होगा मेरा कि हम कई बार देखते हैं कि गर्दन रह जाने की समस्या हो या फिजियोथेरेपी से संबंधित हमारे शरीर से संबंधित कोई और ऐंठन, जकड़न या दर्द की समस्या हो। हम देखते हैं कि सड़क के किनारे कई लोग बैठे होते हैं। अगर हम कहें तो उनको झोला छाप डॉक्टर हम कह सकते हैं क्योंकि एलोपैथी में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो सड़क के किनारे जो लोग बैठ के नसें उतारने का काम करते हैं या मालिश के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने का दावा पेश करते हैं, कितना सुरक्षित है वो उपचार? देखिए किसी की थेरेपी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो जी। कर रहे हैं बस पेशेंट को आराम मिल रहा है तो अच्छी बात जी। है। लेकिन अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं कि मसाज कराना, मैं अपनी फील्ड में ये मानती हूँ कि मसाज या मालिश जी। कराना किसी भी स्पाज़ में गई हुई मसल्स के साथ हम नहीं करते हैं, क्योंकि वापस वो स्पाज़ में जा सकती है। जी। इसलिए पहले उसको वार्म अप और कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मसल्स किस वजह से ऐसे हुई है। जी। क्या ऐसा रीज़न रहा है कि इसकी वजह से मसल्स अकड़ गई है? तो मैं तो यही बोलूँगी कि सभी से अपने लोगों को मैं अपने अलीगढ़ वासियों को सबको यही जागरूक करना चाहूँगी कि पहले पे जानें कि आपका रीज़न क्या है, डायग्नोज़ कराएँ और ये जानने की कोशिश करें कि हमें ट्रीटमेंट कहाँ अच्छा मिल सकता है। तो उसके लिए स्पेशली जिससे भी ट्रीटमेंट कराएँ उसकी डिग्री ज़रूर जी। देखें कि वो क्या कितना जानकारी रखता है, कितना जानता है और इस बारे में ज़रूर रखें क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ काम कर रहे हैं। चिकित्सक कौन-सी डिग्री इसमें लेते हैं? विशेषज्ञता का क्या पैमाना होता है? विशेषज्ञता की बात तो ये है कि इसमें मिनिमम जो आपकी एजुकेशन रहती है वो बैचलर डिग्री रहती है, जी। जो कि 4 साल की रहती है जिसे हम बीपीटी कहते हैं। जी। उसके बाद आप 2 साल की एमपीटी कर सकते हैं जी। जो मास्टर डिग्री कहलाती जी। है। तो मैंने जो है एमपीटी न्यूरो से करा हुआ है। जी। कहाँ से? सर, मैंने मेरिट से करा हुआ है सर। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है कि जैसा हमें डॉक्टर पारुल ने अभी-अभी बताया है, अगर आपके शरीर से संबंधित अगर जकड़न, ऐंठन, दर्द या फिजियोथेरेपी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि एक अच्छे चिकित्सक से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है और वो प्रॉपर डायग्नोज़ करने के बाद ही आपको उपचार देंगे और आपको यहाँ ये भी बता दिया जाता है कि एक अच्छे अगर आप फिजियोथेरेपी चिकित्सा केंद्र की तलाश में हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय आपको मिलेंगे किशनपुर तिराहे से जब हम बढ़ते हैं लक्ष्मीबाई मार्ग पर, तो लक्ष्मीबाई मार्ग पर
आपको द परसू एडवांस फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन क्लिनिक मिलेगा, जहां पर आप अपनी फिजियोथेरेपी से संबंधित कोई भी समस्या या किसी भी प्रकार की थेरेपी, फिजियोथेरेपी ले सकते हैं।